चलिए भाई, राम राम एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सभी को। आइए, जय हिंद भाई। गुड इवनिंग। जय हिंद भाई, जय हिंद। राम राम भाई। राम राम बेटा वरुण। गुड इवनिंग। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कोई टाइम वगैरह आज हम लोग खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। टाइम इज वेरी प्रेशियस, ठीक है। और हम सीधे काम की बात स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आप लोगों को ना दो तीन क्वेश्चन दिख रहे होंगे सामने। गुड इवनिंग बच्चे। राधे राधे। ये आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे यहाँ पर। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव अपॉइंटेड मोहन एज चेयरमैन। दिस पर्सन कंसीडर्स हिमसेल्फ एज एन एक्सपर्ट ऑन दिस मैटर एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज अनसेफ बिकॉज द सपोर्ट्स वार्स वर इमूवेबल। ये सपोर्ट्स गलती से लिख गया होगा, इसको सपोर्ट लिखना है, ठीक है। सपोर्ट वार्स वर इमूवेबल। राम राम बच्चे। देखो, इनको पढ़ के तुम क्या समझ गए क्या नहीं समझ गए वो खैर एक चीज है, लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं तो ध्यान से सुनना। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव अपॉइंटेड मोहन एज चेयरमैन, ठीक है। तो हमने लिखा द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव अपॉइंटेड मोहन, ठीक है। व्हाट व्हाट हैव दे अपॉइंटेड। मान लो मैंने, अगर ये सेंटेंस हम केवल मोहन तक लिखें, इसके आगे ना लिखें, ठीक है। या हम इसको यहां तक हिमसेल्फ तक लिखें, इसके आगे ना लिखें, ठीक है। मतलब केवल हम इतना लिखें, दिस पर्सन कंसीडर्स हिमसेल्फ, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव अपॉइंटेड मोहन, इसके आगे कुछ ना लिखें, बस इतने पे सेंटेंस छोड़ दें। तो ये सेंटेंसेस ना इनकम्प्लीट होंगे, इनके मीनिंग्स इनकम्प्लीट होंगे। अब मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव अपॉइंटेड मोहन, देन व्हाट हैव दे अपॉइंटेड मोहन, मोहन को उन्होंने क्या अपॉइंट किया है, तो हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि व्हाट का रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो मोहन पहले से ही दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हमारा सफिशियंट नहीं है, इसको एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मतलब अगर हमें ऑब्जेक्ट लिखा है उसके बावजूद भी व्हाट का रिप्लाई चाहिए, तो इसका मतलब हमें चाहिए एक कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, जो हम लिंकिंग और के बाद में लिखते हैं, जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं मोहन इज द चेयरमैन, कि मोहन जो है वो चेयरमैन है, अगर हम ऐसे लिख दें, तो ये मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, इज लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, और द चेयरमैन जो है वो मोहन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब का जो वर्ड लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो हम इस चेयरमैन को मोहन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो ये जो चेयरमैन है ये मोहन का कॉम्प्लीमेंट है, मोहन सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब हम इसे कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे मोहन ऑब्जेक्ट है, ये जो हैव अपॉइंटेड वर्ब है ना, ये वर्ब है और मोहन इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो हम चेयरमैन लिख रहे हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट मोहन का है, मोहन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था तो हम इसे कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। लेकिन ये जो हम एज चेयरमैन यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का नहीं मोहन का है, मोहन ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये जो हमने एज चेयरमैन लिखा है ना, ये व्हाट का रिप्लाई है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरीके से हमने लिखा दिस पर्सन कंसीडर्स हिमसेल्फ, व्हाट डज ही कंसीडर हिमसेल्फ। तो व्हाट का रिप्लाई करने के लिए हमने लिख दिया एज एन एक्सपर्ट ऑन दिस मैटर। तो ये जो पूरी फ्रेज हमने लिखी ना, वो हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए है, तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं ना, वो तो होते हैं सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट, लेकिन जो हम ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। जब ये बात समझ में आ जाए तो एक छोटी सी चीज और समझ लेना, ये जो हम एज वर्ड यूज करते हैं, ये हमने देखो पहले भी पढ़ रखा है कि एक तो ये एडवर्ब होता है, एक कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। और इसके साथ लिखी गई जो फ्रेजेस होती हैं वो हाउ का रिप्लाई होती हैं। एज का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्सन के काम करने के मैनर की सिमिलरिटी शो करनी हो, ठीक है। तो जनरली जहां भी हम एज का यूज करते हैं वहां पे हाउ का रिप्लाई चाहिए होता है, तभी हम इसका यूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल से तुम्हें ये बात समझाता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे ट्रीटेड हिम एज अ गेस्ट, ठीक है। तो जैसे हम लिखे थे ट्रीटेड हिम, हाउ हाउ डिड द ट्रीट हिम, तो हाउ का रिप्लाई यहाँ पे चाहिए, तो हमने लिख दिया एज अ गेस्ट। तो जो एज अ गेस्ट फ्रेज है ना, ये देखो हाउ का रिप्लाई है। हाउ का रिप्लाई होने का मतलब ये एडवर्ब है। एज अ गेस्ट जो फ्रेज है ये हाउ का रिप्लाई है, तो हाउ का रिप्लाई होने का मतलब ये एडवर्ब है।
तो ये जो एज अ गेस्ट हमने फ्रेज लिखी ना, ये एडवर्ब फ्रेज है जो हिम मतलब हिम ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, ट्रीटेड वर्ब के लिए यूज हो रही है। तो एज का यूज वहां पे क्या करो जहां पर हाउ के रिप्लाई की जरूरत पड़े, क्योंकि एज के साथ लिखी गई फ्रेजेस, एज के साथ लिखी गई क्लॉजेस जो होती हैं वो मैनर को डिस्क्राइब करती हैं किसी काम के करने को। राम राम बच्चे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हमें हाउ के नहीं व्हाट के रिप्लाई की जरूरत है। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव अपॉइंटेड मोहन, व्हाट हैव दे अपॉइंटेड। तो यहाँ पे हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए, हाउ का नहीं, ठीक है। फिर हमने लिखा दिस पर्सन कंसीडर्स हिमसेल्फ, व्हाट डज ही कंसीडर हिमसेल्फ, तो हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए। अब ध्यान हमेशा रखना है कि जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो या तो ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एज लिख देने से एडवर्ब बन जाता है हाउ का रिप्लाई। एडवर्ब ना ऑब्जेक्ट हो सकता है ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये जो हमने एज लिखा ना ये गलत है, इसको रिमूव कर दो। तो एज का यूज क्या करो उन सेंटेंसेस में जहां पर हाउ को रिप्लाई करना हो। लेकिन अगर हाउ को नहीं व्हाट को रिप्लाई करना हो तो एज का यूज मत किया करो, वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। एज के साथ लिखे गए फ्रेजेस हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होती हैं, एडवर्ब और कॉम्प्लीमेंट बन नहीं सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ना द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव अपॉइंटेड मोहन, व्हाट हैव दे अपॉइंटेड मोहन, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया चेयरमैन। तो ये जो चेयरमैन नाउन है ना ये मोहन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया। फिर हमने लिखा दिस पर्सन कंसीडर्स हिमसेल्फ, व्हाट डज ही कंसीडर हिमसेल्फ, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया एन एक्सपर्ट। तो जो एन एक्सपर्ट हो गया वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। एन एक्सपर्ट क्या सीधे एक्सपर्ट लिखना है, द पर्सन कंसीडर्स हिमसेल्फ एक्सपर्ट। फिर हमने लिखा इट वाज डिक्लेयर्ड, व्हाट वाज इट डिक्लेयर्ड, तो व्हाट का रिप्लाई चाहिए, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया डायरेक्ट अनसेफ, ठीक है। ये समझना। एज ए चेयरमैन नहीं होगा बच्चे, हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो वो दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, तो उनके लिए अलग से डिटरमिनर मत लिखा करो, आर्टिकल में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखी गई ना कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, इलेक्ट है, अपॉइंट है, नॉमिनेट है, मेक है, नेम है, कॉल है, थिंक है, चूज है, कंसीडर है, ठीक है, और डिक्लेयर है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखने की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखना कि तुम जब भी इनके साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, ठीक है, तो एज मत लिखना। मैं एक दो एग्जांपल यही लिखे हुए हैं, मैं एक दो एग्जांपल तुम्हें बता देता हूँ पेपर में आया। जैसे एक ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एफसीआई के पेपर में आया कभी, पीपल कॉल्ड गांधी जी एज बापू, जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है। पीपल कॉल्ड गांधी जी एज बापू, एक ये लिख दिया, एक देखो और लिख देता हूं, दे हैव चूजन हिम, या दे हैव चूजन मोहन, एक मिनट क्या लिख गया, दे हैव चूजन मोहन एज देयर लीडर, ठीक। अब देखो यहाँ पे समझना, जैसे हमने लिखा, एक मिनट, जैसे हमने लिखा दे हैव चूजन मोहन, देन व्हाट हैव दे चूजन, तो यहाँ पे हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए। अगर हमें हाउ का रिप्लाई चाहिए होता ना तो ये सही हो जाता, व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो गलती से रिमूव कर दो। फिर हमने लिखा पीपल कॉल्ड गांधी जी, व्हाट व्हाट डिड पीपल कॉल गांधी जी, तो हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए। तो अगर व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो एज गलत हो गया, इसे रिमूव कर दो, ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल और बता देता हूँ, देखो, दे नेम्ड देयर फर्स्ट चाइल्ड एज कमल। अब जैसे हमने लिखा दे नेम्ड देयर फर्स्ट चाइल्ड एज कमल, तो देखो दे नेम्ड देयर फर्स्ट चाइल्ड, व्हाट व्हाट डिड दे नेम देयर फर्स्ट चाइल्ड। अब हमने कहा कि उन्होंने अपने पहले बच्चे का नाम रखा, व्हाट डिड दे नेम देयर फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। तो जैसे हमने लिखा दे नेम्ड देयर फर्स्ट चाइल्ड, व्हाट डिड दे नेम देयर फर्स्ट चाइल्ड, व्हाट का रिप्लाई चाहिए। तो अगर व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो ये व्हाट का रिप्लाई कमल हो जाएगा, एज की तो जरूरत नहीं है इसका यूज, तो वहां क्या करो जहां हाउ का रिप्लाई की जरूरत हो, ठीक है। तो जो एज वर्ड होता है इसके साथ लिखी गई फ्रेजेस होती हैं, इसके साथ लिखी गई क्लॉजेस होती हैं, वो हाउ का रिप्लाई होती हैं, उनका यूज वहीं क्या करो जहां हाउ का रिप्लाई की जरूरत पड़े, ठीक है। हाँ बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस हमने आर्टिकल में भी बहुत डिटेल में समझा रखा था, उसको रिवीजन करके तुम्हें समझना चाहिए था, नहीं तो जब तुम पूछ ही रहे हो तो मैं एक बार ऐसे सरसरी नजर में तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो हमने कमल लिखा और चाइल्ड लिखा वो एक ही है, मतलब चाइल्ड का ही नाम कमल है, ऐसा नहीं चाइल्ड कोई और है कमल कोई और है, ठीक है। उसी तरीके से जो मोहन है वही उनका लीडर है, ऐसा नहीं कि मोहन कोई और है लीडर कोई और है, ठीक है। और ये बात बहुत डिटेल में आर्टिकल में समझाई गई है।
तो ये वर्ब से इनका ध्यान रखना है कि इनके बाद में हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखने पड़ते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो कोई नाउन होता है, या कोई प्रोनाउन होता है, या कोई एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता। तो एडवर्ब नहीं होने की वजह से ना इनके साथ एज का यूज मत करना, ठीक है। अक्सर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि एज लिख दिया जाता है और हम उसको ट्रांसलेशन करते हैं तो समझ नहीं पाते और हम उसको मतलब मिस्टेक कर लेते हैं। तो आगे से अपना ध्यान रखना। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, लेकिन मैं एक बार चाहूंगा कि तुम लोग अपने आप आंसर बताने की कोशिश करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों ही बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ही एम्ब्रेस्ड हिज प्राउड पेरेंट्स, ही मेड हिज प्राउड पेरेंट्स। एक बार बच्चे आंसर बताना। ये दोनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। ही एम्ब्रेस्ड हिज प्राउड पेरेंट्स, ही मेड हिज प्राउड पेरेंट्स। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस एक बार मतलब समझ के इनके आंसर बताने की कोशिश करो। मतलब बड़ा थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी मैं फिर तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा इसे। हाँ, ही मेड हिज पेरेंट्स प्राउड, बढ़िया। प्राउड ऑफ हिज पेरेंट्स, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जो भी मन में आए बोल लो, अपने मन में रोकना मत, जो तुम्हारे मन में आए ना तुम अपना आंसर बता लो मुझे। ही एम्ब्रेस्ड हिज पेरेंट्स प्राउडली, बहुत अच्छी बात है। हाँ, दिमाग तो खैर तुम लोगों का खूब चलता है। टू हिमसेल्फ, हाँ, ही मेड हिमसेल्फ प्राउड पेरेंट्स, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ही एम्ब्रेस्ड हिज प्राउड पेरेंट्स, हाँ, बहुत सही बात है। अब देखो, अब ये सारी कहानी बंद करो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो, अब ध्यान से पहले सुनना, फिर बाद में आंसर बताना, ठीक है। देखो, हमने एक सेंटेंस लिखा, कमल, एक मिनट, कमल क्या कुछ और लिख देते हैं। मान लो हमने लिखा द बॉय इज ब्रेव, ठीक है। दूसरा हमने लिखा ही इज अ ब्रेव बॉय। ये छोटी छोटी बातें हैं और ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, एक बार ध्यान से सुनना। अब जैसे हमने लिखा द बॉय इज ब्रेव एंड ही इज अ ब्रेव बॉय, तो ये जो हम ब्रेव वर्ड यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये हमने लिंकिंग वर्ड के बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किया है, सब्जेक्ट बॉय को रेफर करने के लिए। अच्छा, ये एडजेक्टिव हमने बॉय नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उसके साथ ही लिख दिया, ठीक है। तो ये जो ब्रेव है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे ब्रेव कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बॉय कॉम्प्लीमेंट है, और ब्रेव बॉय की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि एडजेक्टिव्स दो तरीके से यूज किए जाते हैं, एक तो प्रेडिकेटिवली और दूसरा एट्रीब्यूटिवली। प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली, दो तरीके से एडजेक्टिव्स का यूज होता है। अगर हम किसी एडजेक्टिव को एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे तो वो उसका प्रेडिकेटिव यूज होता है, ठीक है। और अगर हम किसी एडजेक्टिव को किसी नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए उसके साथ लिखकर यूज करेंगे तो वो उसका एट्रीब्यूटिव यूज होता है। ये तो पता ही है, हमें पहले से एडजेक्टिव वगैरह में से पढ़ ही रखा है। अच्छा, अब इसके बारे में ना मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें और बताता हूं, उनका भी ध्यान रखना। देखो, जो एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिवली यूज किए जाते हैं ना, वो होते हैं रिप्लाई ऑफ व्हाट। और जो एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिवली यूज किए जाते हैं वो होते हैं रिप्लाई ऑफ व्हाट काइंड। मतलब ये मैं तुम्हें थोड़े से और डिफरेंसेस बता रहा हूं, ठीक है। एक तो यही डिफरेंस हो गया कि अगर हम एडजेक्टिव को एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे तो वो उसका प्रेडिकेटिव यूज होता है। अगर हम किसी एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज करेंगे, मतलब अगर हम किसी एडजेक्टिव को नाउन के साथ में लिखकर यूज करेंगे उसे डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसका एट्रीब्यूटिव यूज होता है। अब उसके अलावा ना मैं एक दो छोटे छोटे डिफरेंसेस तुम्हें और बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। एक तो डिफरेंस ये कि जो एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिवली यूज किए जाते हैं ना, वो रिप्लाई ऑफ व्हाट होते हैं। जैसे हमने लिखा द बॉय इज व्हाट, व्हाट इज द बॉय, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया ब्रेव। तो ये जो ब्रेव एडजेक्टिव हमने प्रेडिकेटिवली यूज कर रखा नहीं, व्हाट का रिप्लाई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने लिखा ही इज अ ब्रेव बॉय, तो हमने लिखा ही इज अ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आ गया ब्रेव। तो ये जो ब्रेव है ना एडजेक्टिव, है व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है।
तो जो एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिवली यूज किए जाते हैं वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं, या यूं कह लो कि जो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं वो एट्रीब्यूटिवली यूज किए जाते हैं। अच्छा, जो एडजेक्टिव व्हाट का रिप्लाई होते हैं वो प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, जो या यूं कह लो कि जो प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं वो व्हाट का रिप्लाई होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी एक बात और ध्यान रखनी है कि जो एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिवली यूज किए जाते हैं, जो एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिवली यूज किए जाते हैं वो मतलब मैं क्या कह रहा था, देखो जो एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिवली यूज किए जाते हैं तो उन सेंटेंसेस की जो वर्ब होती है, मेन वर्ब, वो एडजेक्टिव के लिए नहीं उसके नाउन के लिए यूज होती है। जैसे हमने यहाँ पे ही इज लिखा, इज लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो नाउन बॉय है, ना कि ब्रेव एडजेक्टिव। मतलब उल्टा देखो, मैंने इसको लिख दिया, एक मिनट, इसको क्रॉस नहीं करना था। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि अगर हम किसी एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज करेंगे तो उस सेंटेंस की जो मेन वर्ब होगी ना वो एडजेक्टिव को रेफर नहीं करती है, वो रेफर करती है उसके नाउन को। लेकिन जो एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज किए जाते हैं तो उन सेंटेंसेस में लिखी गई मेन वर्ब उस एडजेक्टिव को ही रेफर करने के लिए होती है। ये छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है। द बॉय इज ब्रेव, ठीक है, और ही इज अ ब्रेव बॉय। मैं फिर से देखो एक बार तुम्हें बता देता हूं, इतनी देर में हमने क्या समझा। इतनी देर में हमने जो छोटी छोटी बातें समझी, पहला तो ये कि एडजेक्टिव दो तरीके से यूज होते हैं, प्रेडिकेटिवली, एट्रीब्यूटिवली। अगर हम किसी एडजेक्टिव को एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे तो वो प्रेडिकेटिवली यूज होता है, ठीक है। अगर हम किसी एडजेक्टिव को नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए उसके साथ लिखकर यूज करेंगे तो वो एट्रीब्यूटिवली यूज होता है। जो एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं, जो एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं वो व्हाट का रिप्लाई होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने और क्या सीखा कि जो एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिवली यूज किए जा रहे होते हैं उन सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब होती है वो एडजेक्टिव को नहीं उसके नाउन को रेफर करती है, ठीक है। लेकिन जो एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिवली यूज किए जा रहे होते हैं उन सेंटेंसेस में लिखी गई मेन वर्ब जो होती है वो नाउन को नहीं बल्कि उस एडजेक्टिव को रेफर कर रही होती है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलो, अब एक दूसरी बात समझा देता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे मेड हिम, दे मेड हिम सैड, ठीक है। अब देखो, ये जो हिम है ना ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो सैड एडजेक्टिव है ना वो इस हिम ऑब्जेक्ट की स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया एडजेक्टिव है, ठीक है, यहां तक आ गया। अच्छा, ये मेड वर्ब है। अब मेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है, सैड उसका हिम का डिस्क्रिप्शन है, तो जो सैड है ना वो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्या है, या मान लो ब्रेव तो खैर नहीं लिख सकते। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना ही इज ब्रेव, तो ये जो ब्रेव है ये भी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट का। अच्छा, ये जो सैड है ये भी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे और वो कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव होगा तो वो एडजेक्टिव भी प्रेडिकेटिवली ही यूज होता है, तो हम इस सैड को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अच्छा, क्यों प्रेडिकेटिव क्यों कह रहे हैं, वजह क्या है? एक वजह तो ये कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। दूसरी वजह क्या है, ध्यान से देखो, ये व्हाट का रिप्लाई है। दे मेड हिम व्हाट, व्हाट डिड दे मेड हिम, व्हाट डिड दे मेक हिम, तो व्हाट का रिप्लाई गया सैड। तो ये जो हमने साइड लिखा है ना व्हाट का रिप्लाई है, तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं। अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता ना तो ये होता है एट्रीब्यूटिवली यूज, लेकिन ये व्हाट का रिप्लाई है तो प्रेडिकेटिव यूज है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और भी देखना, इस सेंटेंस में लिखी गई जो वर्ब मेड है ना वो मेड वर्ब हिम को नहीं रेफर कर रही है, वो रेफर कर रही है सैड को। मतलब हम ये नहीं कह रहे थे मेड हिम कि उन्होंने उसको तैयार कर दिया, उसे बनाया, उन्होंने उसे नहीं बनाया, मतलब उसमें उन्होंने क्वालिटी इनपुट कर दी जो उसमें पहले नहीं होगी। मान लो कोई पर्सन खुश था तो उन्होंने कुछ ऐसा किया या उसको कुछ ऐसा बता दिया कि वो दुखी हो गया, तो जो मेड वर्ब है ना वो इस एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए है, ना कि इस प्रोनाउन को। तो इस तरीके से हम जान जाते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, अगर हमारे सेंटेंस में लिखा गया एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो वो व्हाट का रिप्लाई होगा, और वो उस सेंटेंस की मेन वर्ब जो है वो उस एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए यूज होगी। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट्स के भी होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के भी होते हैं। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद लिख के यूज किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बाद लिख कर यूज किया जाता है। बस ये हमें समझना है कि अगर हम किसी एडजेक्टिव को यूज करेंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट टू सम ऑब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखकर यूज किया जाएगा। अच्छा, अब इस बात को मैंने इतना खींच के क्यों बताया, इसके पीछे परेशानी क्या थी जिसकी वजह से इतना समझना पड़ा, तो मैं बताता हूँ। ये बात कंफ्यूजन की मतलब वजह है इसमें। वजह ये कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे मेड अ ब्यूटीफुल टेबल, दे मेड
द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। एक मिनट, एक काम करते हैं, यहां पर भी दाई लिख देते हैं। अब ये जो दो सेंटेंस है ना, इनको समझो, ठीक है। और इनमें समझना एक चीज, हमने यहां पे एक नाउन लिखा टेबल और एक नाउन लिखा एक्ट्रेस, ठीक है। एक्ट्रेस नाउन के साथ एक एडजेक्टिव लिखा ब्यूटीफुल, और टेबल नाउन के साथ में भी एक एडजेक्टिव लिखा ब्यूटीफुल। अब ध्यान से देखना, ये जो हमने मेड वर्ब यूज किए ना, मेड, ये मेड वर्ब रेफर कर रही है टेबल को, कि उन्होंने एक टेबल बनाई। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ टेबल वाज दैट, व्हाट काइंड ऑफ टेबल वाज दैट, कैसी थी वो टेबल जो उन्होंने बनाई। तो ये बताने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। तो अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो एट्रीब्यूटिवली यूज होगा, एट्रीब्यूटिवली यूज होगा तो इसको हमें नाउन से पहले लिखकर यूज करना चाहिए, जो कि ये सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लिख दें दे, अच्छा इसमें दे तो लिखे नहीं। अब मान लो अगर हम लिख दें दे मेड द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, तो इसका मतलब हमें यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस बनाई। लेकिन ध्यान देना, टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, कारपेंटर उसको बना सकता है, लेकिन एक्ट्रेस जो है ना वो पर्सन है, ठीक है, उसको बनाया नहीं जाता। उसको हम ब्यूटीफुल कर सकते हैं, मान लो कोई एक्ट्रेस है, उसका मेकअप कर दिया, उसको थोड़ा सा स्टाइल वगैरह सिखा दिया, ठीक है, तो ब्यूटीफुल हो गया। तो ये जो ब्यूटीफुल हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये वर्ब उस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए है, ना कि नाउन को। उन्होंने एक्ट्रेस को ब्यूटीफुल बनाया, एक्ट्रेस पहले से ऑलरेडी मेड थी, मतलब एक्ट्रेस पहले से थी लेकिन ब्यूटीफुल नहीं थी, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वो ब्यूटीफुल हो गई। तो इस सेंटेंस में लिखे गए मेन वर्ब जो है ना, वो इस एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए है, ना कि इस नाउन को। तो जब ये तुम्हें पता चल जाए कि सेंटेंस में लिखी गई मेन वर्ब एडजेक्टिव को रेफर कर रही है, नाउन को नहीं, तो ये जान जाना कि एडजेक्टिव तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है और उसको बाद में लिखना। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा द मेड द एक्ट्रेस ब्यूटीफुल। तो ये जो है हमने ब्यूटीफुल लिखा ना, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, कि वो क्वालिटी उसमें पहले नहीं थी, हमने बाद में इनपुट कर दी। जैसे हमने लिखा दे मेड हिम किंग, उन्होंने उसे राजा बना दिया, तो इसका मतलब ही वॉज नॉट अ किंग अर्लियर, कि वो पहले राजा नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ करके मतलब उसका राज सिंहासन वगैरह उसे दिला दिया, उसको राजा बना दिया। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, ये उन स्टेट्स को या उन पोजिशंस को या उन क्वालिटीज को रेफर करते हैं जो ऑब्जेक्ट में बाद में इनपुट कोई कर देता है, वो पहले से उसमें नहीं होती, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा बाद में लिखा करो। अच्छा, दिक्कत क्या होती है कि अगर हम सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो वो पहचानना बहुत आसान होता है। वो पहचानना इसलिए आसान होता है क्योंकि जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा लिंकिंग वर्ड के बाद लिखा जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ जब हम किसी एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। कंफ्यूजन होने इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट कोई नाउन है तो हम उसके साथ एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज कर सकते हैं और प्रेडिकेटिवली भी यूज कर सकते हैं। अब ये पहचानना मुश्किल होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट नाउन के साथ में एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं वो एट्रीब्यूटिवली यूज करना है या प्रेडिकेटिवली यूज करना है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट पढ़ के ही हमें समझना पड़ता है कि वो जो सेंटेंस की मेन वर्ब है वो किसे रेफर करने के लिए है, एडजेक्टिव को या नाउन को। अगर वो नाउन को रेफर करने के लिए है, ठीक है, तो नाउन तुम्हारा जो एडजेक्टिव है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एट्रीब्यूट है, पहले लिखा रहने दो। अगर सेंटेंस की मेन वर्ब एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए है, नाउन को नहीं, तो फिर तुम्हारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और उसको बाद में लिखो। ये हमारा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले मिलान, मतलब गले लगना, गले मिलना। तो हमने कहा ही एम्ब्रेस्ड, गले मिला। अब ऑब्वियस सी बात है वो गले मिला होगा अपने पेरेंट्स से, ना कि प्राउड एडजेक्टिव से। तो यहाँ पे जो हमने मेन वर्ब एम्ब्रेस लिखी है ना, ये पेरेंट्स नाउन को रेफर करने के लिए है, एडजेक्टिव को नहीं। तो ये एडजेक्टिव हमें यूज करना पड़ेगा एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली यूज किया गया एडजेक्टिव नाउन से पहले लिखने पड़ते हैं अगर नाउन ऑब्जेक्ट हो, तो ये सही लिखा हुआ है। अच्छा, फिर हमने लिखा ही मेड हिज प्राउड पेरेंट्स। अब हमें पता है ये जो हमने मेन वर्ब मेड लिखी है ना, ये मेड वर्ब पेरेंट्स को रेफर करने के लिए नहीं है, प्राउड को रेफर करने के लिए। मतलब बच्चा है, पेरेंट्स तो वो वैसे ही नहीं बना सकता, ठीक है। तो पहली बात तो बात ही बेतुकी हो जाएगी, लॉजिकल हो जाएगी अगर हम कह दें ही मेड हिज पेरेंट्स, कि उसने अपने पेरेंट्स बनाए, ठीक है। तो ये जो मेड वर्ब है ना, वो इस प्राउड क्वालिटी को एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए है, इस नाउन को नहीं, ठीक है। कि उसने कुछ ऐसे किया जिससे उसके पेरेंट्स प्राउड हो गए, मतलब ही डिड समथिंग, कुछ भी उसने ऐसा किया कि जिससे उसके पेरेंट्स को प्राउड फील हुआ, ठीक है। तो जो मेड वर्ब है ना, वो इस एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए, ना कि नाउन को। अब जब तुम्हें ये पता चल जाए कि सेंटेंस की मेन वर्ब एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए है, नाउन को रेफर करने के लिए नहीं है, तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको हमेशा बाद में लिखा करो। तो इसको लिखो ही मेड हिज पेरेंट्स प्राउड, ठीक है।
तो बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का कोई नाउन हो और उसके लिए हम एडजेक्टिव यूज करें, तो एडजेक्टिव दो तरीके से उसके लिए यूज हो सकते हैं, एक प्रेडिकेटिवली और एक एट्रीब्यूटिवली। ठीक है, प्रेडिकेटिवली का मतलब वो एडजेक्टिव उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो बाद में लिखना, अगर नहीं कॉम्प्लीमेंट होगा तो पहले लिखना। रह गई बात, हमें पता कैसे चलता है कॉम्प्लीमेंट है नहीं है, उसी के लिए मैं सारी बातें तुम्हें समझा रहा हूं। ठीक है, सेंटेंस के मीनिंग से पता चलता है। ठीक है, वर्ब से रिलेट करके भी पता चल जाता है कि सेंटेंस की मेन और एडजेक्टिव के लिए यूज हो रही है, नाउन के लिए यूज हो रही है। अगर एडजेक्टिव के लिए यूज हो रही है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, बाद में लिखना है। अगर नाउन के लिए यूज हो रही है तो एडजेक्टिव एट्रीब्यूट है, पहले लिखना है। ऐसे बदल जाता है। ठीक है, दो सेंटेंस में तुम्हारे लिए और लिखता हूं, अपने आप से करना। टोयोटा मेक्स डैश। दूसरा, एबीएस मेक्स डैश। ठीक है, ये दो ब्लैंक्स हैं। इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए देखो मैं ऑप्शन दे देता हूं, सेव कार्स, कार्स सेफ। चलो ब्लैंक्स फिल करो। टोयोटा मेक्स डैश, एबीएस मेक्स डैश। एबीएस जिन बच्चों को ना पता हो मैं बता देता हूं, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आंसर बताओ चलो। टोयोटा मेक्स सेफ कार्स। सही है, कार्स है बेटा, ये केयर नहीं है, कार्स है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, जो टोयोटा है ना, ये कार मेकिंग कंपनी है। ये तो पता ही है कि टोयोटा एक कार मेकिंग कंपनी है, तो कार मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। तो यहाँ पे जो मेक वर्ब यूज कर रहे हैं ना, वो कार को रेफर करने के लिए, टोयोटा मेक्स व्हाट, व्हाट डज इट मेक, तो कार्स। तो यहाँ पे जो मेक वर्ब हम यूज कर रहे हैं ना, वो कार्स नाउन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम उसे कार्स नाउन के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं ना, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉम्प्लीमेंट होता तो हम मेक वर्ब का यूज उसी के लिए कर रहे होते। तो इसमें आ जाएगा सेफ कार्स। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो हमने लिखा एबीएस मैक्स। अब एबीएस कोई कंपनी नहीं है, एबीएस कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, एबीएस एक डिवाइस है कि अगर मान लो हमारी कार में एबीएस है, ठीक है, तो हमारी कार सेफ होती है, स्किड नहीं करती। ठीक है, और अगर एबीएस नहीं है तो उसके एक्सीडेंट होने के, स्किड करने के चांसेस होते हैं ज्यादा, मतलब ऑल ऑफ सडन आप ब्रेक मारोगे तो स्किड कर जाएगी कार। ठीक है, तो ये जो एबीएस सिस्टम है ना, ये कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है और ना ये कार मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, एबीएस एक सिस्टम है जिसके होने से कार सेफ हो जाती है, नहीं होने से नहीं होती है। ठीक है, तो उस एबीएस का लेना देना सेफ्टी से है, कार से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये जो एबीएस के साथ हम मेक्स वर्ब यूज कर रहे हैं ना, ये मेक्स वर्ब कार को रेफर करने के लिए नहीं है। एबीएस डजंट मेक कार्स, एबीएस मेक्स इट सेफ। एबीएस कार को सेव कर देता है। ठीक है, तो जो एबीएस के साथ लिखे गए मेक वर्ब है ना, वो सेफ एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए है। तो अगर सेंटेंस की मेन वर्ब एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, अगर कॉम्प्लीमेंट हो गया तो फिर वो बाद में लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के। तो ये हमारे आंसर है। ठीक है, टोयोटा मेक्स सेफ कार्स, एबीएस मेक्स कार्स सेफ। तो ये जो सेफ है ये कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए हमने बाद में लिखा नाउन के। ये जो सेफ है ये एट्रीब्यूट है, इसलिए हमने पहले लिखा। अच्छा, पता हमें कैसे चल गया कि ये कॉम्प्लीमेंट है, एट्रीब्यूट है? वो मेन वर्ब से रिलेट करके पता चल जाता है कि अगर मेन वर्ब नाउन को रेफर करे तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, अगर मेन वर्ब एडजेक्टिव को रेफर करे तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। और जब एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो बाद में लिखा जाता है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। ठीक है, चलो दो क्वेश्चन और लिखता हूँ, फिर बात खत्म करता हूँ उसके बाद। दे हैव बैंड द अनसेफ एरिया। ठीक है, दे हैव डिक्लेयर्ड द अनसेफ एरिया। करेक्ट दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को करेक्ट करें। दे हैव बैंड अनसेफ द अनसेफ एरिया एंड दे हैव डिक्लेयर्ड द अनसेफ एरिया। देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, एक बार ध्यान से समझना। ये एरिया नाउन है, ठीक है, और अनसेफ एडजेक्टिव है।
बस ये बता दो कि अनसेफ एडजेक्टिव हमने दोनों नाउन्स के साथ में सही लिखा है या दोनों के साथ में गलत लिखा है, एक के साथ में सही लिखा है, एक के साथ में गलत लिखा है। गजब पढ़ाता हूँ यार, ये गजब ना मैं तुम लोगों की वजह से पढ़ा पाता हूँ। हालांकि तुम लोग झाड़ पे मत टंग जाना, नहीं तो मतलब मैं तुम्हें झाड़ पे टांगना नहीं चाहता। यहाँ पे समझना क्या है कि हम अच्छा इसलिए पढ़ा पाते हैं क्योंकि हम बच्चे वैसे इकट्ठे करते हैं। मैं आपको देखो बताता हूँ, अगर ये बात तुम कर ही रहे हो ना तो एक दो मिनट इधर की बात मैं तुमसे कर लेता हूँ। कोई भी जो टीचर होता है अगर वो अच्छा पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए वो खुद कितनी भी मेहनत करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितनी किताबें पढ़ रहा है, कितनी जगह से उसने कोचिंग ली है, कितने वो मतलब रात भर जगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है क्या उसको वो ऑडियंस मिल रही है जिसपे वो एक्सपेरिमेंट करेगा। भाई मान लो मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी तो मेरे पास होने चाहिए ना, तभी तो वो मुझे निखारेंगे और मैं उन्हें निखारूंगा। अच्छा पता चले मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, लेकिन मेरे सामने बैठे हुए रद्दी, अब उस रद्दी को वो मेरा भी दिमाग खराब करेगा, मैं ससुर उसका दिमाग खराब करूंगा, ठीक है, वो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ वो अलग बात है, लेकिन इसकी वजह तुम हो। अगर मैं पढ़ाता हूँ मतलब अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तुम्हें ऐसा लगता है, तो इसकी वजह तुम लोग हो कि तुम मेरी इन एक्सपेरिमेंट्स को बर्दाश्त कर जाते हो और इन एक्सपेरिमेंट्स को मतलब राइट प्रूव कर देते हो, तो मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ। नहीं तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हाँ, बच्चों को चाहिए कि नहीं आसान पढ़ाएं, टीचर आसान पढ़ाएं। आसान पढ़ा के आप किसी को काबिल नहीं बना सकते, उस मूर्ख बना सकते हो, बड़ी सीधी सी बात है, कोई भी समझता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो इसकी वजह भैया तुम ही लोग हो। मैं तो बस इतना करता हूँ तुम लोगों के लिए कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ठीक है, कि भाई मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना अपनी ऐसी तैसी कराओ जाके, ठीक है। तो बस मैं अगर कुछ करता हूँ अपनी तरफ से बच्चों के लिए तो मैं इतना करता हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ठीक है। तो जो क्वालिटी पसंद बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं मैं उनको एक माहौल देता हूँ सीखने का, ठीक है। और बाकी तो सब बच्चे ही करते हैं, ठीक है। लल्लू बच्चों को पढ़ा लो, टीचर को लल्लू बना के चले जाएंगे। लल्लुओं को पढ़ाओगे तो भले वो तुम्हें चार चवन्नी दे जाएं, पैसे दे जाएं, लेकिन क्वालिटी तुम्हारी खराब करके चले जाएंगे। हरिओम। ठीक है, तो ये चलो आ जाओ, तुम लोग तो होशियार वैसे ही हो। कल वाली बात बतानी है तुम्हें? हाँ ठीक है, बताऊंगा बेटा, रुक जा। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे हमने लिखा दे हैव बैंड, उन्होंने बैन कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने बैन क्या किया होगा, उन्होंने बैन किया होगा एरिया को। तो ये जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं ना, एरिया नाउन को रेफर करने के लिए, अनसेफ एडजेक्टिव को नहीं, तो ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं है और इसको हमने सही जगह लिख रखा है। फिर हमने लिखा है दे हैव डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया है। अब क्या डिक्लेयर किया है, मान लो कोई एरिया है, अब वो सेफ है अनसेफ है ये उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो ये जो डिक्लेयर्ड वर्ब हम लिख रहे हैं ना ये रेफर कर रही है इस एडजेक्टिव को, ना कि उस नाउन को। तो अगर ये मेन वर्ब उस नाउन को नहीं इस एडजेक्टिव को रेफर कर रही है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, बाद में लिख दो। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये पेपर में आते क्वेश्चंस। टेलीग्राम चैनल का नाम बताओ, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे मतलब तुम लोग इतना गए गुजरे हो, तुम्हें आज तक हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम ही नहीं पता चला। यूट्यूब पे इतना चिल्लाते हैं, नीचे स्टेप में लिखा रहता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है असेक इंग्लिश, ASECENGLISH, असेक इंग्लिश, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। चलो ये हो गया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। After finishing the work, he decided to take a bath. The patients left the hospital against the advice of their doctors. My uncle was operated upon by a practiced and experienced surgeon. If you always pay the full amount, this will not affect you. देखो, अभी तुम लोग ना केवल फर्स्ट थ्री सेंटेंस के आंसर बताने की कोशिश करो। ये जो फर्स्ट थ्री सेंटेंस है ना बच्चे, इनके एक बार आंसर बताने की कोशिश करो। पेरेंट्स मेक अस सिविलाइज, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही है यहाँ। पेरेंट्स मेक अस सिविलाइज्ड। अब देखो यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक छोटी छोटी बात समझा देता हूँ। इंग्लिश में काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों ही होते हैं, मतलब नाउन भी होते हैं वर्ब भी होते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा ही एग्जांपल दूं, जैसे सपोर्ट है, सपोर्ट वर्ड नाउन भी है वर्ब भी है। हेल्प है नाउन भी है वर्ब भी है। नीड है नाउन भी है वर्ब भी है। डाउट है नाउन भी है वर्ब भी है। रेन है नाउन भी है वर्ब भी है, ठीक है। तो इंग्लिश में काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों ही होते हैं, मतलब दोनों ही तरीके से यूज किए जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज समझना,
यहाँ पे जो हमने बात लिखा है ना, इन वर्ड्स के साथ में क्या है कि जैसे इसकी नाउन फॉर्म होती है BATH, ठीक है, और इसकी वर्ब फॉर्म होती है BATHE, बेथ। तो होता ये भी नाउन वर्ब दोनों है, लेकिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी ना डिफरेंट होती है। नाउन फॉर्म होती है BATH और वर्ब फॉर्म होती है BATHE। उसी तरीके से मान लो मैं लिखूं एडवाइस, तो ADVICE जो है ना ये नाउन है, ADVISE वो इसकी वर्ब फॉर्म है। उसी तरीके से प्रैक्टिस, PRACTICE नाउन है, PRACTISE वर्ब है, ठीक है। इफेक्ट जो है वो नाउन है, अफेक्ट जो है वो वर्ब है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये नाउन भी होते हैं वर्ब भी होते हैं, लेकिन इनकी फॉर्म में जो मतलब फॉर्म का मतलब इनकी स्पेलिंग अभी डिफरेंट होती है, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो अब तुम्हें ध्यान ये रखना है कि अगर सेंटेंस में वर्ब की जरूरत है तो प्रैक्टिस लिखना ऐसे, अगर नाउन की जरूरत है तो लिखना ऐसे, अगर नाउन की जरूरत है तो एडवाइस लिखना ऐसे, वर्ब की जरूरत है तो लिखना ऐसे। जब ये बातें समझ में आ जाएंगी तो इन क्वेश्चंस पे आओ। हमने लिखा आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ही डिसाइडेड टू टेक अ बाथ। अब देखो आर्टिकल लिख रखा है, टेक वर्ब लिख रखी है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक नाउन चाहिए जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए। अब अगर नाउन चाहिए तो ये बात तो होता नहीं है, तो बेथ है, ये तो वर्ब होता है, तो यहाँ पे लिखो बाथ, BATH। फिर हमने लिखा था पेशेंट लेफ्ट द हॉस्पिटल अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। अब देखो ये अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, ठीक है, और हमें इस प्रिपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन चाहिए। और देखो वैसे भी द आर्टिकल लिख ही रखा है तो ऐसे कंफर्म हो गया कि नाउन चाहिए, लेकिन ये एडवाइस वर्ब वाला है तो नाउन चाहिए, तो लिखो ADVICE, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, माई अंकल वॉज ऑपरेटेड अपॉन बाई अ प्रैक्टिस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड सर्जन। अब देखो ये जो सर्जन है ना ये नाउन है, व्हाट काइंड ऑफ सर्जन ये बताने के लिए हमने दो एडजेक्टिव लिख दिए, एक लिख दिया एक्सपीरियंस्ड और एक लिख दिया प्रैक्टिस्ड, ठीक है। माई अंकल वॉज ऑपरेटेड अपॉन बाई अ प्रैक्टिस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड सर्जन। क्लासिक क्लासेस करके भी टेलीग्राम है दुरानी सर के पास में। अब देखो यहाँ पे ये जो सर्जन है ना ये नाउन है, व्हाट काइंड ऑफ सर्जन ये बताने के लिए हमने दो एडजेक्टिव लिख दिए, एक्सपीरियंस्ड पास्ट पार्टिसिपल, प्रैक्टिस्ड पास्ट पार्टिसिपल। अब हम कल पढ़ रहे थे और वैसे भी तुम लोग जानते हो कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन ध्यान से देखो जो हमने प्रैक्टिस लिखा नहीं वर्ब की नहीं नाउन की थर्ड फॉर्म है। तो दो गलतियां हैं, एक तो गलती ये कि नाउन की थर्ड फॉर्म होती ही नहीं है। भाई वर्ब की फॉर्म्स होती है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, नाउन में तो फॉर्म्स होती नहीं है, तो नाउन की थर्ड फॉर्म बना कैसे ली। अच्छा दूसरी बात, जब पता है कि एडजेक्टिव जो होता है पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म वाली स्पेलिंग होती है वो ये होती है PRACTISED। तो ये जो PRACTISED हमने लिखा ना ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसको हम इस सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल बनाकर यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, ये ध्यान रखना। तो ये तो खैर इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि भाई नाउन की जरूरत है तो ये यूज करो, वर्ब की जरूरत है तो ये यूज करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ यू ऑलवेज पे द फुल अमाउंट दिस विल नॉट इफेक्ट यू। तो हमने देखो यहाँ पे विल नॉट हेल्पिंग वर्ब लिख दी। अब इसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, अगर हमें मेन वर्ब चाहिए तो जो इफेक्ट हमने लिखा है ये गलत हो गया, इसकी जगह लिख दो अफेक्ट और ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने लिखा द न्यू टाइम टेबल कम्स इनटू अफेक्ट ऑन मंडे। अभी इनटू प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ऑब्जेक्ट होगा कोई नाउन, अफेक्ट तो नाउन है नहीं, तो वर्ब है, तो यहाँ पे इफेक्ट लिख दो, ठीक है। तो कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है। अब आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, थर्ड क्या मतलब ये सिक्स्थ एग्जाम्पल। अब हमने इसमें लिखा था कोच डिड नॉट अफेक्ट एनी चेंजेस इनटू द स्केड्यूल, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ए बच्चे सर्जन के लिए जो रहा है। अब देखो हमने लिखा था कोच डिड नॉट अफेक्ट एनी चेंजेस इनटू द शेड्यूल, तो यहाँ पे डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी, तो ये जो अफेक्ट हमने लिख रखा है कायदे से सही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये गलत है। अब हमें इसकी जगह लिखना है इफेक्ट, ठीक है। अभी जो इफेक्ट हमने लिखा ना ये हमें समझना है कि इफेक्ट क्यों लिख दिया, भाई इफेक्ट तो नाउन होता है, यहाँ तो हमें वर्ब की जरूरत है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो मेन वर्ब लिखनी चाहिए, तो अफेक्ट मेन वर्ब थी तो हमने इफेक्ट क्यों लिख दिया, तो नाउन होता है। तो इसके लिए ना थोड़ी एक दो बातें अभी आपको और समझनी पड़ेंगी। अब देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो ये जो अफेक्ट वर्ड है और इफेक्ट वर्ड है, ठीक है। अफेक्ट वर्ड जो है वो एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू इम्पैक्ट,
टू इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव करना, असर डालना। अच्छा, इफेक्ट उसी की नाउन फॉर्म है और इसका मतलब होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। ध्यान रखना, इम्पैक्ट नाउन और वर्ब दोनों ही होता है। तो पहले तो एक चीज ये समझना कि अफेक्ट वर्ब है जिसका मतलब है असर करना, प्रभाव करना, इम्पैक्ट करना, ठीक है। हाँ, और जो इफेक्ट है वो उसी की नाउन फॉर्म है जिसका मतलब इम्पैक्ट होता है। अब इसके अलावा एक एक चीज और इनके बारे में समझना। अफेक्ट वर्ब का एक मीनिंग और भी होता है। अफेक्ट वर्ब का मतलब एक होता है टू प्रिटेंड, ठीक है, दिखावा करना, ठीक है। जैसे एक इंग्लिश में वर्ड होता है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो, पढ़ा तो हो गई खैर कभी ना कभी, वो वर्ड है अफेक्टेशन। मैं यहां लिख देता हूं, एक वर्ड होता है अफेक्टेशन, ठीक है। इस अफेक्टेशन वर्ड का मतलब होता है दिखावा, प्रिटेंस, ठीक है। अफेक्टेशन जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है प्रिटेंस, दिखावा। अब देखो ये वर्ड बना कहां से, ये जो अफेक्ट है ना, ये वर्ब है और इसी वर्ब को हमने नाउन बना दिया अफेक्टेशन। तो अफेक्ट का मतलब दिखावा करना हो गया, अफेक्टेशन उसकी नाउन फॉर्म हो गई जिसका मतलब दिखावा हो गया। अच्छा, एक वर्ड अफेक्शन भी होता है, AFFECTION, लेकिन अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, फॉन्डनेस, ठीक है। तो वो अलग वर्ड है, ये अफेक्टेशन है। तो अफेक्ट वर्ब के दो मीनिंग होते हैं, एक प्रभाव करना, असर करना, और एक इसका मतलब दिखावा करना, ठीक है। उसके अलावा जो इफेक्ट है ना, ये नाउन है, इसका मतलब है असर, इंपैक्ट, लेकिन ये वर्ब भी होता है। ये जो इफेक्ट है ना बच्चे, ये वर्ब भी होता है, और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू कॉज, किसी चीज को कॉज करना, मतलब जो पहले से ना हो उस चीज को कॉज करना, मेक समथिंग हैपन। अब ये जो इन दोनों के डिफरेंस है, इन पे बेस्ड मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूं और तुम लोग इसके आंसर बताओगे, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, एक मिनट। चलो, देखो, क्वेश्चन वन, दे ऑफन डैश calmness when they are nervous, ठीक है। दूसरा, the dash of this medicine is long lasting, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, pollution may dash our brain cells, ठीक है, ब्रेन सेल्स। फोर्थ, फोर्थ एग्जांपल मैंने लिखा, दिस ड्रग कैन डैश एंजाइटी एंड अनइजीनेस। अब देखो मैं बताता हूं, इन सेंटेंसेस को पढ़ो, पढ़ के इनको समझो कि इनमें क्या कहा जा रहा है, क्या इनके इंटेंडेड मीनिंग है, और उसके बाद में इन दोनों वर्ड्स का यूज करो। अफेक्ट और इफेक्ट का यूज करना है इन सेंटेंसेस में। फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड फोर्थ में क्या आएगा वो अपने आप बताओ। मैं फिर से बता देता हूं, उससे पहले वो अफेक्ट और इफेक्ट के जो डिफरेंस बताएं वो समझ लेना, फिर आंसर बताना। तो जो अफेक्ट और इफेक्ट के तुम्हें डिफरेंसेस समझाए हैं, उन डिफरेंसेस के बेसिस पे इन ब्लैंक्स को फिल करो। हाँ बच्चे, होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी अमेरिकन स्पेलिंग अलग होती है, ब्रिटिश स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है। हाँ, नेट पे मिल जाते हैं, उनकी लिस्ट वगैरह आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, जैसे सेंटर हो गया,
रियलाइज हो गया, अमेरिकन जेड यूज करते हैं, ब्रिटिश वाले एस यूज करते हैं, ठीक है। कलर हो गया, काफी ऐसे वर्ड्स होते हैं। अमेरिकन ने ना क्या किया, उसको स्पेलिंग को आसान कर दिया, मतलब प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग स्पेलिंग उन्होंने कर दी। ज बोलना तो उन्होंने जेड यूज करना शुरू कर दिया। हाँ सही आंसर बताओ। अफेक्ट इफेक्ट अफेक्ट इफेक्ट, बढ़िया, बहुत अच्छा। नाउन वर्ब की यही होते हैं बच्चे, नाउन वर्ब में जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं ना वो यही हैं जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे बताऊंगा। खैर अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ एक दो छोटी छोटी बातें, ध्यान से सुनना। ये ऑप्शन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें मेन वर्ब यूज करनी है। यहाँ पे द आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें नाउन यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे मे मॉडल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके बाद हमें मेन वर्ब यूज करनी है। कैन हेल्पिंग और लिखी है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे मेन वर्ब यूज करनी है। तो ये जो फोर ब्लैंक्स है ना, इन फोर ब्लैंक्स में से एक ब्लैंक ऐसा है जिसमें हमें नाउन चाहिए, बाकियों में वर्ब चाहिए। तो जिसमें नाउन चाहिए उसमें तो इफेक्ट लिख दो, हो गया खत्म। तो ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना कि जहां पर नाउन की जरूरत हो वहां पर इफेक्ट ही लिखना, ठीक है। क्योंकि अफेक्ट जो है ना वो वर्ब नहीं हो, वो मतलब नाउन नहीं होता, उसके दो मीनिंग है, प्रिटेंड करना, इंपैक्ट करना, लेकिन वो दोनों वर्ब हैं, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में नाउन की जरूरत है तो अफेक्ट तो आएगा नहीं, तो इफेक्ट ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। चलो अब बाकी जो वर्ब है उनमें हमें मीनिंग टैली करने पड़ेंगे, भाई सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। अब जैसे हमने लिखा दे ऑफन डैश कामनेस व्हेन दे आर नर्वस, कि ये लोग जब नर्वस होते हैं तो दिखावा करते हैं शांत रहने का। तो एक्चुअल में है नर्वस लेकिन शो कर रहे हैं कि वो शांत हैं, ठीक है, मतलब तो ये दिखावा हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे वर्ब अफेक्ट, और इस अफेक्ट वर्ब का मतलब है प्रिटेंड, दे ऑफन प्रिटेंड कामनेस व्हेन दे आर नर्वस, कि जब वो नर्वस हो जाते हैं तो शांत रहने का दिखावा करते हैं। फिर इसमें आ जाते हैं पॉल्यूशन में डैश आर ब्रेन सेल्स। अब हमने कहा जो पॉल्यूशन है ना वो हमारी ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है, मतलब इन पे असर करता है, कि हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं पॉल्यूशन इनको असर करता है। तो यहाँ पे जाएगा अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब है इम्पैक्ट करना, तो यहाँ पे इसका मतलब इम्पैक्ट करना है, यहाँ पे इसका मतलब प्रिटेंड करना है। पॉल्यूशन में इम्पैक्ट आर ब्रेन सेल्स। अब इसमें आ जाते हैं, दिस ड्रग कैन डैश एंग्जाइटी एंड अनइजीनेस। अब मान लो कोई ड्रग हमने ले ली, कोई दवा हमने खा ली, और उस दवा की वजह से हमें बेचैनी होने लग गई, ठीक है, परेशानी होने लग गई। तो वो जो एंग्जाइटी है, अनइजीनेस है, उसको कॉज किया है ड्रग ने। तो अगर यहाँ पे देखो हमें कॉज यूज करना पड़ेगा, दिस ड्रग कैन कॉज एंग्जाइटी, कि मतलब ये जो ड्रग है ना इट कैन कॉज एंग्जाइटी, कि मतलब इससे बेचैनी भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे आएगा इफेक्ट। तो इफेक्ट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग, किसी चीज को कॉज करना जो पहले से ना हो, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि इफेक्ट वर्ब भी होता है, कई बार ये पेपर में आ जाता है, और जब ये आ जाता है तो बच्चे गलत कर लेते हैं, क्योंकि वो याद करे बैठे होते हैं केवल नाउन है। तो ध्यान रखना, इफेक्ट एक वर्ब भी होती है, और इसका मतलब होता है टू कॉज, किसी चीज को कॉज करना, ठीक है, जो पहले से ना हो। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल से बात मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे हमने लिखा था कोच डिड नॉट इफेक्ट एनी चेंजेस इन टू द स्केड्यूल। मान लो पहले से हमने कोई स्केड्यूल बना रखा है कि इस दिन इस समय इतने बजे ये होगा, ठीक है। और कोई पर्सन आया, उसमें उसने चेंज कॉज कर दिया कि नहीं भाई ये यहाँ से हटा के यहाँ ले आओ, ठीक है। तो चेंजेस जो होते हैं ना वो हमेशा कॉज किए जाते हैं, तो जो चेंज वगैरह हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ना, तो ऐसे ध्यान रखना है, इसके साथ हमेशा इफेक्ट लिखना, और इसका मतलब हो गया कॉज। द कोच डिड नॉट इफेक्ट एनी चेंजेस, तो इसका मतलब हो गया द कोच डिड नॉट कॉज एनी चेंजेस इन टू द स्केड्यूल, कि जो स्केड्यूल पहले से बना हुआ था उसमें कोच ने कोई भी चेंजेस नहीं किया, ठीक है। थर्ड बेटा आसान है, ठीक है, अफेक्ट का मतलब यहाँ पे इंपैक्ट करना हो जाएगा, वो तो मिट गया। थर्ड सेंटेंस है ना, पॉल्यूशन में इम्पैक्ट और ब्रेन सेल्स की, जो इम्पैक्ट देखो कॉज तो कर नहीं सकता, पॉल्यूशन तो ऐसा तो है नहीं कि पॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा ब्रेन सेल्स को। बस ये होता है कि पॉल्यूशन के कुछ इम्पैक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे जो एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी पे तो फर्क पड़ता ही है, लंग्स हैं, ठीक है, और बाकी हमारे पार्ट्स पे तो फर्क पड़ता ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पोल्यूशन है ये हमारी ब्रेन सेल्स को भी अफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है मतलब उनकी एफिशिएंसी पे फर्क डाल सकता है, उनको कमजोर कर सकता है। चलो
फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आंसर अपने आप बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर अपने आप बताओ। It was a burden that he had borne with great patience. बॉर्न बॉर्न बॉर्न, बढ़िया। अब देखो, मैं एक दो छोटी छोटी चीजें तुम्हें बता देता हूँ। एक है वर्ब है बेयर, इसकी सेकंड फॉर्म है बोर, और इसकी थर्ड फॉर्म है बॉर्न। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर इसी वर्ब की एक थर्ड फॉर्म और भी होती है, BORN। BORN, ठीक है। अब इनमें हमें डिफरेंस समझना है कि भाई ये BORN ही बॉर्न है और BORN बॉर्न है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो मैं बताता हूं इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो एक डिफरेंस इनके मीनिंग में है कि BORN बॉर्न और BORN बॉर्न, इनके मीनिंग अलग है। BORN बॉर्न का मतलब होता है जन्म होना, जन्म होना, टू कम इनटू द वर्ल्ड, ये इसका मतलब है। ठीक है। अच्छा, BORN बॉर्न है, इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस, जन्म देना। ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज को कैरी करना, ढोना। और इसका मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। मतलब बाकी सारे मीनिंग इसी के होते हैं, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो डिफरेंस समझो मीनिंग का, फिर एक और काम का डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन पहले डिफरेंस मीनिंग का समझो। BORN बॉर्न जो है उसका मतलब होता है जन्म होना। ठीक है, BORN बॉर्न का मतलब है जन्म होना। ठीक है। BORNE बॉर्न जो है उसका मतलब है जन्म देना, प्रोड्यूस करना। उसका मतलब है किसी चीज को कैरी करना, ढोना। और उसका मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना भी होता है। ठीक है, मतलब वो सारे मीनिंग उसी के होते हैं, बस इसका मतलब एक ही होता है, जन्म देना। तो एक तो ये मीनिंग का डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देखो, मैं बताता हूं। ये जो BORN बॉर्न है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, मतलब ये मेन वर्ब नहीं होता। BORN बॉर्न जो है ये केवल एक पास्ट पार्टिसिपल है। मतलब हम इसका यूज सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब नहीं करते हैं, बस ये ध्यान रखना, ये केवल पास्ट पार्टिसिपल है, इसका यूज एज अ पार्टिसिपल ही किया जाता है। अच्छा, BORN बॉर्न जो है, BORNE बॉर्न है, इसका यूज हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कर सकते हैं। ठीक है। और एज एन एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल में भी कर सकते हैं। फिर से देखो, एक बार बता देता हूं। BORN बॉर्न जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, वो केवल एक एडजेक्टिव है, उसका यूज एज अ मेन वर्ब नहीं होता है, मतलब वो इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, BORNE बॉर्न जो है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसको अगर हम चाहें तो एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, और एज अ मेन वर्ब तो उसको यूज करते करते हैं। ठीक है। अब जब ये मीनिंग के डिफरेंसेस और इनके मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के डिफरेंसेस समझ में आ गए हो, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो, इट वॉज अ बर्डन दैट ही हैड बॉर्न विद ग्रेट पेशेंस। अब ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, और हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद मेन वर्ब आएगी। अब अगर मेन वर्ब आएगी तो BORN बॉर्न मेन वर्ब तो होता नहीं है, तो पार्टिसिपल होता है। तो जहां पर मेन वर्ब की जरूरत हो वहां पे हमेशा इसी को लिखा करो। इट वॉज अ बर्डन दैट ही हैड बॉर्न विद ग्रेट पेशेंस, मतलब ये एक ऐसा बर्डन था जिसको उसने बड़े धीरज के साथ में टॉलरेट किया, कैरी किया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में आ जाते हैं। मोहन वॉज बॉर्न अ फ्यू वीक्स बिफोर क्रिसमस। अब मोहन का जन्म कब हुआ, हम उसके जन्म के बारे में बता रहे हैं। तो अगर हम उसके जन्म के बारे में बता रहे हैं तो ये उसकी स्टेट का डिस्क्रिप्शन हो गया। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हमने लिंकिंग वर्ब के बाद में एज एन एडजेक्टिव यूज कर रखा है, तो इसको लिखो BORN बॉर्न। मोहन वॉज बॉर्न अ फ्यू वीक्स बिफोर, तो बॉर्न का मतलब तो जन्म होना। ठीक है। चलो, अब एक दो क्वेश्चंस में तुम्हें और बताता हूँ, मतलब बताता क्या हूँ, तुमसे पूछता हूँ, तुम इनके आंसर बताना। एक क्वेश्चन है, दिस ट्री हैजंट एवर डैश एनी फ्रूट। ठीक है, एनी फ्रूट। और दूसरा है, जॉन्डिस इज अ वाटर डैश डिजीज। चलो, ये दोनों ब्लैंक्स तुम्हें फिल करने हैं, मैं बता देता हूं। इन दोनों के लिए ऑप्शन तुम्हारे यही है, BORN BORNE। देखो इनमें से कौन सा कहां पर आएगा, अपने आप आंसर बताओ। इज बॉर्न एडजेक्टिव, यस।
born is an adjective. सही कोशिश कर रहे हो। अब देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, मतलब थोड़ी सी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यहाँ पर हमें जरूरत है मेन वर्ब की, क्योंकि जो हैजंट है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हमें मेन वर्ब यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर हमें मेन वर्ब की नहीं, एक एडजेक्टिव की जरूरत है, क्योंकि डिजीज नाउन है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज। ठीक है, और इस सेंटेंस की मेन वर्ब पहले ही लिखी जा चुकी है, जो कि है इज। चल, अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में तो ये कंफर्म है कि वर्ब चाहिए, तो अगर वर्ब चाहिए तो बी आर एन तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो लिखो बी आर एन ई बॉर्न। जहां पे वर्ब की जरूरत हो इसी को लिखना। तो दिस ट्री हैजंट एवर बॉर्न एनी फ्रूट, तो इसका मतलब हो गया कि इस ट्री ने कभी कोई फ्रूट प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब इस पेड़ में कभी कोई फल नहीं लगा, इसका मतलब ये हो गया दिस ट्री हैजंट एवर प्रोड्यूस्ड एनी फ्रूट। चलो, अब यहाँ जाते हैं, यहाँ हमें चाहिए एडजेक्टिव। अब अगर तुम्हें ध्यान रह गया हो तो मैंने कहा था ये तो हमेशा ही एडजेक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव ये भी हो सकता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। अच्छा, फिर इनके मीनिंग का डिफरेंस देखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है जन्म होना, अगर किसी के जन्म वगैरह की बात हो रही है तो उसका यूज कर लेना, अगर अदरवाइज इसका यूज कर लेना। अब अगर ध्यान से तुम समझ गए हो तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बी ओ आर एन ई बॉर्न, जन्म की बात नहीं हो रही है। और इस बॉर्न का मतलब क्या समझ लेना, जॉन्डिस इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, तो इसका मतलब हो गया जॉन्डिस इज अ डिजीज विच इज कैरिड बाय वाटर। ठीक है, तो वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब हो गया अ डिजीज which is carried by water, a disease which is carried by water। तो अगर हमें कैरिड मीनिंग चाहिए, ठीक है, टॉलरेटेड मीनिंग चाहिए और प्रोड्यूस्ड मीनिंग चाहिए, तो इसके लिए बी आर एन बॉर्न लिखो। तो मतलब कुल मिला के दोनों में ही बॉर्न आ जाएगा, बात सीधी सी है, बी ओ आर एन ई बॉर्न ही दोनों में आएगा। ठीक है, तो वो जो बी आर एन बॉर्न होता है ना वो बड़ा आसान होता है, उसका यूज वहीं पे किया करो जहां पे किसी जन्म वगैरह की बात की जा रही हो। ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ही वॉज बॉर्न वेरी बिग, ऐसे। चलो ये हो गया। अब आ जाओ थर्ड एग्जाम्पल पे। दे इम्प्लाइड फ्रॉम वट ही सैड दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वट डू यू इन्फर बाय दैट रिमार्क। मतलब ये दोनों क्वेश्चन जो है ना एक से हैं, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन ना सेम टाइप के हैं, एक ही से क्वेश्चन है ये दोनों। दे इम्प्लाइड फ्रॉम वट इज सेड, अब ये पकड़ में नहीं आ रहा होगा, चलो ठीक है मैं समझाता हूँ, देखो समझना यहाँ पे। ये असल में दो क्वेश्चंस हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वर्ब पे बेस्ड। ये वर्ब असल में कई बार फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ जाती हैं। एक वर्ब है इम्प्लाई और एक वर्ब है इन्फर। ठीक है, अब इनके मीनिंग समझना। इम्प्लाई वर्ब का मतलब होता है टू इंडिकेट, और अंडरस्टैंड, और इन्फर का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। इन्फर का देखो, इन्फरेंस एक नाउन भी होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। इन्फरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। तो इन्फर वर्ब का मतलब होता है टू कंक्लूड, मतलब हम निष्कर्ष निकालना एक तरीके से, इन्फर का मतलब। तो इन्फर का मतलब होता है किसी सिचुएशन को डिकोड कर लेना, समझ लेना, निष्कर्ष निकालना। अच्छा, इंप्लाई का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट। इंप्लाई का मतलब होता है किसी को कोई हिंट देना, किसी को कोई इंडिकेशन देना। ठीक है, तो जिसको हम हिंट कर रहे हैं, जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, वो उसको समझेगा, इन्फर करेगा। देखो एक छोटा सा डिफरेंस और बताता हूँ। इंप्लाई वर्ब का यूज हम करते हैं तब जब इस वर्ब का सब्जेक्ट हो कोई स्पीकर या राइटर, क्योंकि जो स्पीकर और राइटर होते हैं ना वो दूसरों के लिए हिंट्स लिखते हैं। अच्छा, जो रीडर होता है और लिसनर होता है, मान लो जो लिसनर है और जो रीडर है वो इन्फर करेगा।
तो इन्फर वो करेगा जो दूसरे की बात सुन के समझना चाह रहा है, जो दूसरे की बात पढ़ के समझना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, जो बोल रहा है और जो लिख रहा है वो इंप्लाई करेगा, मतलब वो दूसरे को समझाने की कोशिश करेगा और पढ़ने वालों से समझने की कोशिश करेगा, ये ध्यान रखना है। तो जब तुम्हें कभी इंप्लाई और इन्फर को लेकर कंफ्यूजन हो ना, तो उसका सीधा सा आंसर ये, मतलब तरीका यही होता है कि वहां पे इंडिकेट को और अंडरस्टैंड वर्ब को पुट करके देख लो। अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पे अंडरस्टैंड यूज करनी पड़ेगी वर्ब, तो इन्फर यूज कर लेना। अगर लगे इंडिकेट वर्ब यूज करनी पड़ेगी तो इंप्लाई यूज कर लेना। अब जैसे हमने लिखा दे इंप्लाइड फ्रॉम व्हाट ही सेड दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इंप्लाइड वर्ब को हटा दें और इसकी जगह अंडरस्टूड और इंडिकेटर लिखना चाहें, तो हमें अंडरस्टूड लिखना पड़ेगा। दे अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट ही सेड, जो भी उसने कहा उससे उन्होंने ये समझा, क्या समझा, दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, कि वो इंटरेस्टेड नहीं था। तो इन्होंने कोई मीनिंग कन्वे नहीं किया दूसरे से, इन्होंने दूसरे से मीनिंग रिसीव किया है। तो अगर इन्होंने दूसरे से मीनिंग रिसीव किया तो ये इन्फर कर रहे हैं, ठीक है, इंप्लाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पे लिखो इन्फर्ड, दे इन्फर्ड फ्रॉम व्हाट इज सेड, तो इसका मतलब दे कंक्लूडेड फ्रॉम व्हाट इज सेड, कि उसने जो भी कहा उससे उन्होंने ये कंक्लूजन लिया, उन्होंने उससे ये समझ लिया। नेक्स्ट में आ जाओ। व्हाट डू यू इन्फर बाय दैट रिमार्क। अब मान लो किसी पर्सन ने कोई रिमार्क दिया, रिमार्क का मतलब कोई बात कही उसने या कुछ लिखा, अब उससे हमें क्या समझना है, ठीक है। तो अब हम उससे समझेंगे जो भी उसने हमसे कहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये यू लिसनर होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो हम अपने लिसनर से कह रहे हैं कि कोई इसने रिमार्क कहा है और उस रिमार्क्स का उसका मतलब क्या कहने का, तो यहाँ पे लिखो इम्प्लाई, ठीक है। असल में बाई लिखा ना, अभी फ्रॉम लिखा, इससे भी आइडिया लग जाता है। अगर हम बाई दैट रिमार्क कह रहे हैं तो इसका मतलब ये रिमार्क करने वाला पर्सन यू है। तो अगर यू कमेंट कर रहा है और यू रिमार्क कर रहा है तो इसको समझने वाला कोई दूसरा पर्सन होगा। तो यू तो हो गया स्पीकर, अगर यू स्पीकर हो गया तो इसके साथ हमें वर्ब लिखनी पड़ेगी इम्प्लाई। वट डू यू इम्प्लाई बाई दैट रिमार्क, तो इसका मतलब हो गया कि ये बात कहकर तुम क्या कहना चाह रहे हो, मतलब इस बात को कहकर तुम इंडिकेट क्या करना चाह रहे हो, हिंट क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो दो एग्जाम्पल और लिख देता हूं, उनके भी आंसर बताना। वी could not dash anything special from his speech। एक ये, दूसरा, he did not dash anything special during his speech। अब देखो ये मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें इंप्लाई और इन्फर वर्ब का यूज करना है। एक बार पढ़ के अपने आप समझ के यूज करो तो। We could not dash anything special from his speech and he did not dash anything special during his speech। अब देखो, एक तो चाहो तो अंडरस्टैंड और इंडिकेट पुट करके भी जान जाओगे, और नहीं तो ये जो वी हमने लिखा है ना, ध्यान से देखो, वी लिसनर है, स्पीच किसी और ने दी है और इन लोगों ने स्पीच सुनी है। तो अगर ये लिसनर है तो ये इन्फर करेंगे, ये इंप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वर्ब आ जाएगी इन्फर। फिर हमने लिखा ही डिड नॉट डज एनीथिंग ड्यूरिंग हिज स्पीच, तो ये स्पीकर है। ये जो ही हमने लिखा ना, इसी ने स्पीच दी है, वो लिखा ना हिज स्पीच, तो ये स्पीकर हो गया। अगर ये स्पीकर हो गया तो इन्फर नहीं करेगा, इंप्लाई करेगा। तो उस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो स्पीकर या राइटर हो तो इंप्लाई वर्ब यूज करनी पड़ेगी, अगर लिसनर या रीडर हो तो इन्फर यूज करनी पड़ेगी, ये ध्यान रख सकते हो। अब दूसरा अपना मीनिंग टैली कर सकते हो। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग स्पेशल, वी कुड नॉट कंक्लूड एनीथिंग स्पेशल फ्रॉम हिज स्पीच, ही डिड नॉट इंडिकेट एनीथिंग स्पेशल, ही डिड नॉट हिंट एनीथिंग स्पेशल ड्यूरिंग हिज स्पीच, तो इससे भी पता चल जाता है। चलो, तो इन्फर हो गया, इंप्लाई हो गया। फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ में हमने लिखा द थीव्स मैनेज्ड टू अल्यूड द पुलिस फॉर सेवरल मंथ्स। द थीव्स मैनेज्ड टू अल्यूड द पुलिस फॉर सेवरल मंथ्स। देखो, ये दो वर्ब हैं, एक है अल्यूड और एक है इल्यूड। आज तो गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी हमें लग रहा है।
ठीक है। हाँ, तो ये दो वर्ब्स हैं, एक अल्यूड है और एक इल्यूड है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अल्यूड वर्ब जो होती है ना, इसका मतलब होता है टू रेफर टू, किसी को रेफर करना इनडायरेक्टली, मतलब किसी चीज का एग्जाम्पल देना, किसी चीज को कोट करना। ठीक है। अच्छा, इल्यूड का मतलब होता है टू इवेड। इवेड का मतलब चकमा देना, बच के निकलना, एस्केप करना। ठीक है, इसका मतलब हो गया टू इवेड, टू एस्केप, बचना, अवॉइड करना। ठीक है। तो इल्यूड वर्ब का मतलब है किसी से बचना, अवॉइड करना। ठीक है। और अल्यूड का मतलब होता है किसी चीज को रेफर करना, टू गिव एग्जांपल्स, किसी चीज को एग्जांपल देना, किसी चीज को कोट करना। अच्छा, ये जो अल्यूड वर्ब है जो मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूं, अल्यूड वर्ब, इसी वर्ब की नाउन फॉर्म होती है अल्यूजन। अल्यूजन का मतलब रेफरेंस होता है। अल्यूजन का मतलब होता है किसी चीज के रेफरेंसेस, एग्जांपल्स। ठीक है, ये ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है। हाँ। अच्छा, लाइट कटी पड़ी है तुम लोगों के यहाँ? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो जब ये समझ में आ जाए कि भाई अल्यूड और इल्यूड वर्ब दोनों बोलने में थोड़ी सेम सी, असल में ये इस तरीके के ना पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इन वर्ब्स का ना ध्यान रखना। तो अल्यूड का मतलब हो गया किसी चीज को रेफर करना, जैसे मैं एग्जांपल से अगर बताऊं, ही अल्यूडेड टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है, कि उसने अपने फ्रेंड्स को रेफर किया, मतलब उनके बारे में उसने कुछ कहा या बोला या कुछ लिखा। ठीक है। और इल्यूड का मतलब होता है बच के निकलना, ही इल्यूडेड माई क्वेश्चंस, मान लो मैंने किसी को क्वेश्चन पूछे, उसने मेरे क्वेश्चंस इल्यूड कर दिए, बच गया, स्कैप कर गया उनको, मतलब जवाब नहीं दिया उसने। ठीक है। तो एल्यूड का मतलब होता है बचना, अल्यूड का मतलब होता है रेफर करना। अब जैसे हमने लिखा था थीव्स मैनेज टू अल्यूड। ठीक है, तो जो चोर है वो पुलिस से बचते घूमेंगे, तो यहाँ पे वर्ब हमें यूज करनी चाहिए इल्यूड। द थीव्स मैनेज टू इल्यूड द पुलिस फॉर सेवरल मंथ, कि जो चोर थे वो पुलिस से कई मतलब महीनों तक चकमा देने में सफल रहे, फिर बाद में पकड़ लिए गए होंगे। ठीक है, कब तक बचोगे? नेक्स्ट में आ जाओ, ही एल्यूडेड टू अ फ्यू प्रॉब्लम्स दैट ही वाज फेस्ड विद, कि उसने कुछ प्रॉब्लम्स को जो वो मतलब फेस कर रहा था उसको उसने रेफर किया, उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में उसने कुछ कहा, बोला या बताया। ठीक है, या रेफरेंस दिया, तो यहाँ पे आ जाओ अल्यूडेड, ही अल्यूडेड टू। अच्छा, एक छोटी सी बात देखो और तुम्हें बता देता हूँ, ये जो एल्यूड वर्ब होती है ना, ये तो होती है ट्रांसिटिव, इसके बाद में हम इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे देखो द पुलिस है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया एल्यूड वर्ब का। एल्यूड का मतलब एस्केप करना, इवेड करना है ना। अच्छा, ये जो अल्यूड वर्ब होती है ना, इसके साथ हमें टू प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है, और रेफर के साथ भी लिखनी पड़ती है। जब हम किसी चीज को रेफर करते हैं ना, ठीक है, तो हम उसकी तरफ अपना ध्यान ले जाते हैं, तो मूवमेंट की जो वर्ब होती है टू, वो यूज करनी पड़ती है, मूवमेंट की प्रेपोजिशन होती है वो यूज करनी पड़ती है। ठीक है। चलो, तो एल्यूड वैल्यूड भी हो गए। और देखो, कल वाली बात आज बता दूंगा, हाँ बता दूंगा। बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर बताओ जल्दी से। दीज एक्टिविटीज डू नॉट, ठीक है, कंफर्म विद डिप्लोमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो, ये जो दो क्वेश्चंस हैं, ये इन दोनों वर्ब के डिफरेंस पे बेस्ड है। एक वर्ब है कंफर्म और एक है कन्फर्म, FORM। डिफरेंस समझना, जो कंफर्म है तो इसका तो मतलब हो गया टू मेक श्योर, टू मेक समथिंग श्योर। ठीक है। अच्छा, कंफर्म का मतलब होता है टू ऑबे, किसी चीज का पालन करना, टू ऑबे, टू फॉलो, पालन करना। ठीक है, उसके हिसाब से चलना। कंफर्म का मतलब होगा मेक समथिंग श्योर, किसी चीज को कंफर्म करना मतलब उसको श्योर करना कि ऐसा होगा। टू ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट करना, साबित करना, प्रमाणित करना। ठीक है, तो ये मीनिंग समझने में। अब जैसे हमने लिखा दीज एक्टिविटीज डू नॉट कंफर्म विद द डिप्लोमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि मान लो कोई डिप्लोमेटिक रूल्स और रेगुलेशंस हैं और किसी पर्सन ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हैं, कुछ ऐसे काम किए जो उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंफर्म, CONFORM। तो कंफर्म विद समथिंग का मतलब हो गया टू बी अकॉर्डिंग टू, कि उसके अकॉर्डिंग होना है। तो मतलब हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटीज हैं ये डिप्लोमेटिक रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये उनको ऑबे नहीं करती, उनके खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट में आ जाओ,
ही कंफर्म्ड दैट द एरिया वाज नाउ इन रिबेल हैंड्स, मतलब उसने इस बात को प्रूव किया, कंफर्म कर दिया, मतलब उसने इस बात को सच्ची खबर बता दी कि वो जो एरिया था वो रिबेल हैंड्स में था। तो यहां पे लिख दो कंफर्म्ड। ठीक है, ही कंफर्म्ड, कंफर्म्ड का मतलब किसी चीज को पक्का करना, सुनिश्चित करना कि हाँ ये सही है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनमें भी देखो, मैं वही डिफरेंस बता देता हूँ। ये जो कंफर्म वर्ब है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही कंफर्म्ड द डेट ऑफ मूवी लॉन्च या मूवी रिलीज, ही कंफर्म्ड इज नेम। ठीक है, ही कंफर्म्ड अकाउंट नंबर। अच्छा, ये जो सी ओ एन एफ आर एम कंफर्म है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके साथ में हम विद या टू प्रिपरेशन का जनरली यूज करते हैं। तो ये ध्यान देना, छोटी छोटी बातें होती हैं, मीनिंग का भी डिफरेंस याद रखना है, बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो भी ध्यान रखना है। हाँ बच्चा, लिव्ड इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, और क्या। थर्ड और फोर्थ तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम लोग जानते भी होगे, लेकिन फिर भी चलो एक बार मैं तुम्हें मौका देता हूँ आंसर बताने का। रेबेल हैंड्स का मतलब ये होता है कि जैसे विद्रोही, रेबेल का मतलब विद्रोही जिसने बगावत की हो, और हैंड्स का मतलब उसका कंट्रोल। तो मतलब कोई एरिया जो है उस पे विद्रोहियों ने, बगावत करने वाले लोगों ने कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब ये है। हाँ, अब देखो यहां पे समझना, ये दो वर्ब हैं, एक है इन्वेंट और एक है डिस्कवर। इन्वेंट का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग, किसी चीज को जो पहले से ना हो उसको क्रिएट करना, आविष्कार करना। डिस्कवर का मतलब होता है टू एक्सप्लोर समथिंग, किसी चीज को जो पहले से ही है पता लगा लेना या ढूंढ लेना। तो डिस्कवरी हम करते हैं उन चीजों की जो ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं नेचर में, बस हम उनका पता लगा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, और इन्वेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा बना देना जो पहले से रहा ही ना हो, क्रिएट करना। तो इन्वेंट का मतलब है क्रिएट करना, और डिस्कवर का मतलब है एक्सप्लोर करना। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिखा द इन्वेंटेड अ मैथमेटिकल एरर, ठीक है, तो ये डिस्कवरी है। मान लो कोई मैथमेटिक की एरर हो गई है, तो उसका तुम पता लगा लोगे, क्रिएशन क्या करोगे उसमें, तो या तो जान जाओगे या नहीं जान पाओगे, तो एक्सप्लोरेशन है, तो इसमें लिखो डिस्कवर्ड। दे डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड का मतलब फाइंड आउट, पता लगा लिया। दे डिस्कवर्ड अ मैथमेटिकल एरर इन हिज कैलकुलेशन, की जो उसकी कैलकुलेशन थी उसमें उन्होंने देखा कि एक मिस्टेक थी। ही हैज डिस्कवर्ड इनन्यूमरेबल एक्सक्यूजेस, ठीक है, एंड टोल्ड एंडलेस लाइज। अब कोई पर्सन है, उसने दुनिया भर के बहाने किए, खूब झूठ बोला। तो बहाने हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, क्योंकि बहाना सच्चाई तो होता नहीं, वो तो हमें इन्वेंट करके बोलना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे लिखो इन्वेंटेड। तो कोई ऐसी चीज जो एक्चुअल में है नहीं लेकिन हमने उसको क्रिएट कर लिया, तो वो हमारा इन्वेंशन है। लेकिन कुछ ऐसा जो पहले से ही है और हमने उसका पता लगा लिया, तो हमारी डिस्कवरी है। तो एक तो ये ऐसे पता चल गया। दूसरा ना, मैं देखो यहाँ पे कुछ नाउन लिख देता हूं। मान लो जैसे मैंने एक नाउन लिखा यहाँ पर, सिल्क रूट, ठीक है, सिरिंज, फायर, ठीक है, ट्रैक्टर, और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, और एक्सरे मशीन, ठीक है, और पेंसिलिन, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया पेंसिलिन लिख दिया। और मान लो हम यहाँ पे लिख दें लाइटर, सिगरेट लाइटर नहीं होता। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ नाउन्स लिखे हैं, एक बार बस ये बता दो कि ये नाउन्स जो हैं ये डिस्कवरीज हैं या इन्वेंशंस हैं, और अगर ये मिले जुले हैं तो इनमें से कौन कौन सी डिस्कवरीज हैं, कौन कौन सी इन्वेंशंस हैं, बस ये बता दो। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ 8 नाउन्स लिखे हैं, अब तुम्हें ये बताना है, जैसे सिल्क रूट है, सिरिंज है, फायर है, ट्रैक्टर है, रेडियो एक्टिविटी है, एक्सरे मशीन है, पेंसिलिन है, लाइटर है। तुम्हें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से इन्वेंशंस हैं, ठीक है, और कौन कौन से इसमें से डिस्कवरीज हैं। ठीक है। देखो मैं तुम्हारा टाइम खराब नहीं करवाता,
सिल्क रूट डिस्कवरी, ठीक है। सिरिंज इन्वेंशन, सिरिंज मशीन है ना, मशीन्स जो होती है वो सारी इन्वेंशन ही है, ठीक है। फायर डिस्कवरी, फायर तो नेचर का बेसिक एलिमेंट है, फायर है, वाटर है, एयर है, ठीक है। ये मतलब ये हमारे नेचर के बेसिक एलिमेंट्स हैं, तो इनको हमने क्रिएट तो किया नहीं फायर को, वो तो डिस्कवरी है। ट्रैक्टर मशीन है, इन्वेंशन। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिनन, एक मतलब फिनोमिनन है, तो ये क्रिएशन नहीं है, ये भी डिस्कवरी। एक्सरे मशीन, मशीन लिख दिया तो ऐसे ही जान जाओ, इन्वेंशन, ठीक है। पेंसिलिन ये भी एक नेचुरल सब्सटेंस है जो नेचर में मिलता है, बस हमने इसका पता लगाया, क्रिएट तो किया नहीं है, तो ये डिस्कवरी, ठीक है। लाइटर मशीन है, इन्वेंशन। तो मतलब इनमें से आ, एक दो तीन चार, फोर फोर इन्वेंशन हैं, फोर डिस्कवरीज हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ये हो गया इन्वेंशन डिस्क। तो कुल मिला के कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करती है, वी हैव जस्ट फाइंड इट आउट, अगर हमने उसका पता लगा लिया है तो ये डिस्कवरी है। अगर कोई ऐसी चीज जो पहले से नहीं थी एंड वी हैव क्रिएटेड इट, हमने उसको क्रिएट कर लिया है, ठीक है, तो वो इन्वेंशन। फिर आ गई वर्ब, पेरेंट्स शुड नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन विद हिम, ठीक है। ही प्रोमिस्ड हिज सन टू टेक अ न्यू टॉय फ्रॉम द मार्केट। देखो यहाँ पे जो हमें समझना है वो ये दो वर्ब हैं। एक हमें समझना है टेक टू समवेयर, ठीक है। दूसरा हमें समझना है ब्रिंग फ्रॉम समवेयर। देखो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसे ऐसे समझना। मान लो कोई पर्सन जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहीं गया कुछ लेकर, तो हम इसके लिए वर्ब यूज करेंगे टेक। जैसे हम मार्केट गए कुछ खरीदने के लिए, तो हमें पैसे लेके जाना पड़ेगा, बैग लेके जाना पड़ेगा, तो वी टेक मनी टू मार्केट, कि हम मार्केट मनी लेकर गए। अच्छा फिर हमने मार्केट में सब्जी फ्रूट वगैरह खरीदे और आ गए, तो वी ब्रॉट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, हम वहां से ले आए। तो टेक टू समवेयर, ब्रिंग फ्रॉम समवेयर, मतलब एक मतलब ब्रिंग लिखना था, एक मिनट। तो अगर हम कहीं कुछ लेकर गए तो हमें यूज करना पड़ेगा टेक, अगर हम कहीं से कुछ लेकर आ रहे हैं तो ब्रिंग। मतलब जो मूवमेंट की डायरेक्शन है ना वो डिसाइड करेगी वर्ब को, कि अगर मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिनल पॉइंट हो रही है, मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है अगर उसकी तरफ मूवमेंट हो रही है तो ब्रिंग, अगर ओरिजिन पॉइंट से अवे मूवमेंट हो रही है तो टेक, ठीक है। एक यहाँ पे मैं वैसे बता देता हूँ, एक और भी सिचुएशन होती है। मान लो कोई पर्सन कोई पर्टिकुलर चीज लेने के लिए कहीं गया और वहां से उसको ले आया, तो इसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं फेच, FETCH। तो एक तीसरी वर्ब भी होती है फेच। हाँ, ट्रैक्टर डिस्कवरी है, आऊं अभी बताऊंगा कि तेरे को बट ट्रैक्टर कैसे डिस्कवरी हो गया, कहीं रखा था ट्रैक्टर क्या ये लोग उठा लाए? भाई ट्रैक्टर मशीन है, इन्वेंट की गई। तो यहां पे सुनो, जैसे कोई पर्सन कोई चीज कहीं पे लेने के लिए गया वहां से उसको ले आया, तो अगर हम उस पूरी प्रोसेस को रेफर करें आने और जाने की, मतलब जाने और आने की, तो हम उसे कहेंगे फेच, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। नहीं तो तुम लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होते हैं ना, ब्राउजर वगैरह, उस पर जैसे हम कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो जब तक वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है उस पर लिखकर आता है फेचिंग, फेचिंग। तो फेचिंग का मतलब उसको गया है लेने और लेकर अभी आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। खैर अब यहाँ पे देखो, हमने लिखा पेरेंट्स शुड नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन। तो मान लो पेरेंट्स हैं, तो ऑब्वियस से याद है पेरेंट्स के साथ ही में बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स और बच्चे साथ में होंगे। अब अगर हम ये कहें कि पेरेंट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि कोई उनके बच्चे उनके पास लेकर आए, तब तो ये ब्रिंग लिखना सही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि पेरेंट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए किसी को कि उनके बच्चे कहीं लेकर जाए, तो हमें टेक यूज करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि जो बच्चों की ओरिजिनल पोजीशन होती है ना वो विद पेरेंट्स होती है, मतलब वो पेरेंट्स के साथ ही होते हैं। तो अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ ही होते हैं तो कोई दूसरा पर्सन कहीं और से तो पेरेंट्स के पास लेके आ नहीं सकता, पेरेंट्स के पास से ही दूर लेके जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वर्ब यूज करनी चाहिए टेक, पेरेंट्स शुड नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू टेक देयर चिल्ड्रन विद हिम, कि पेरेंट्स को किसी और पर्सन को ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि उसके बच्चों को कहीं लेके जाए, ठीक है, तो टेक लिखो। अगला देखो, ही प्रोमिस्ड हिज सन टू टेक अ न्यू टॉय फ्रॉम द मार्केट। अब वैसे फ्रॉम द मार्केट लिखा है तो ऐसे ही जान जाओ, अगर फ्रॉम द मार्केट लिखा है तो इसका मतलब मार्केट से लेकर आएगा, तो इस सिचुएशन में वर्ब यूज करो ब्रिंग। तो अगर हम कहीं कुछ लेकर जा रहे हैं या कोई कुछ कहीं लेकर जा रहा है तो वर्ब टेक, अगर कोई पर्सन कहीं से कुछ लेकर आ रहा है तो वर्ब ब्रिंग,
ठीक है, तो ब्रिंग फ्रॉम समवेयर, टेक टू समवेयर, ये वर्ब्स के डिफरेंस है, ध्यान रखना। हाँ, पॉइंटर पॉइंट्स द एक्ट्रेस एड्रेस एंड फेच द डेटा फ्रॉम रजिस्टर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। चलो, अब आज गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरे दिमाग के भी फ्यूज धीरे धीरे उड़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज तुम लोगों को और बता देता हूँ। ये जो हमारा वर्ब चैप्टर है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है, कल इसके लास्ट लाइव लेक्चर होगा, मतलब कल इसका लास्ट लाइव लेक्चर होगा, उसके बाद में फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करने हैं वो सारे कल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, प्रैक्टिस क्लास होंगी, डाउट मतलब डिस्कशन वाली, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट करेंगे, मतलब फाइनाइट वर्ब्स हो गई। अब फाइनाइट वर्ब का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ना लाइव लेक्चर्स का, उसमें हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड वगैरह वो सब, ठीक है। तो उसका मुझे लगता है एक शायद नॉन फाइनाइट वर्ब का वीडियो, या दो, दो या एक जो भी है वो तो खैर तुम लोग जानते होगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का जो फंडामेंटल में वीडियो दे रखा है, एक है या दो है, वो देख लेना, उसको जरूर एक बार देख समझ लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें फंडामेंटल समझा रखे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर से अब जब लाइव क्लास के स्टार्ट होंगे, ये फाइनाइट वर्ब खत्म होगा, तो नॉन फाइनाइट वर्ब चैप्टर अगला स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसे कई बार बच्चे बोलचाल में एडवांस वर्ब भी कहते हैं, वो असल में नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो कल हम एक क्लास और रखेंगे लाइव लेक्चर्स की, इसमें हमारे फाइनाइट वर्ब के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद में वही जो क्लासरूम असाइनमेंट डिस्कशन होता है उसकी क्लास होंगी, और फिर उसके बाद में लाइव लेक्चर स्टार्ट होंगे अगले, तो स्टार्ट होंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, ठीक है। बात बताने वाले थे। आ, चलो बात तो मैं बता ही देता हूँ, पहुंच जाएगी घूम घाम के, तो मैं मैनेज कर लूंगा फिर कैसे न कैसे। असल में हमारे एक मित्र थे, बहुत पुरानी बात है, तो हम लोगों ने साथ साथ ही पढ़ाना शुरू किया, लगभग मतलब थोड़ा ही गैप रहा होगा, उन्होंने एक साल मुझसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया कंपटीशन के लिए, मैंने थोड़ा सा बाद में पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ, ठीक है। तो या जो भी मतलब थोड़ा सा गैप था, तो वो अपनी एक घटना बता रहे थे कि किसी दिन उनको मतलब कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं होते हैं, वो पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, तो उसमें एक वर्ड होता है मिंट। मिंट तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नेम ऑफ प्लेस होते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नहीं होता, नेम ऑफ प्लेस, हाइव हो गया, और आर्काइव्स हो गया, और हैंगर हो गया, और मतलब दुनिया भर के होते हैं, नर्सरी हो गया, फलाना ढिमकाना, तो उसमें मिंट होता है। तो उन्होंने कहीं पे इसका मीनिंग सुना होगा कि मिंट इज अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर केप्ट, या कॉइन्स आर मिंट, मतलब मिंटेड, वेयर कॉइन्स आर, हालांकि मेड होता है लेकिन उन कैप लिख दे, चलो उन्होंने कॉइन्स आर मेड, ठीक है। अच्छा, उनसे गलती क्या होगी, उन्होंने जहां पे सुना पढ़ा होगा ना, उन्होंने गलती से कॉइन्स को ना लॉयंस समझ लिया, लॉयंस, कॉइन्स को उन्होंने गलती से इसको समझ लिया लॉयंस, ठीक है। हो जाता है, आदमी ने कहा कुछ, किसी ने सुना कुछ, ऐसे हो गया। अब वो क्लास में बच्चों को अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे, उसमें उन्होंने मिंट का बता दिया, भाई मिंट मीन्स अ प्लेस वेयर लॉयंस आर केप्ट, ठीक है। तो कुछ तो बच्चे बद्ध होते ही हैं, तुम्हें पता ही है, कुछ तो बच्चे इतने बद्ध होते हैं कि जो टीचर कह देना बस वही मानते रहते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं वो अपना सोचते समझते रहते हैं, भाई टीचर ने कहा है तो उसको अपना आप जो उनकी प्रीवियस नॉलेज होती है उससे टैली करते रहते हैं, कि भाई हम जो पहले से जानते हैं, जो टीचर अब बता रहे हैं, क्या वो मतलब मैच कर रहा है आपस में या नहीं मैच कर रहा है, तो फिर वो पता करना चाहते हैं कि कौन गलत है, टीचर ने बताया वो गलत है, क्या हम पहले से जानते आ रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो किसी बच्चे ने कह दिया होगा, सर लॉयंस जहाँ रहते हैं उसे तो डेन कहते हैं, उसे तो मिंट नहीं कहते हैं, ऐसे तो कोई वर्ड हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अब उनको भी लगा अजीब कि हाँ भाई ऐसा तो होता तो हमने भी कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन रट्टा मार लिया, ठीक है। तो उन्होंने बच्चों को गोली देने के लिए क्या कह दिया कि उन्होंने कह दिया ये बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है, ये डिक्शनरी में मिलेगा नहीं। बच्चे ने किसी ने डिक्शनरी ढूंढ लिया, उसने कहा डिक्शनरी में तो दे नहीं रखा है ऐसा कि मिंट ऐसी जगह हो जहाँ पे लाइन्स रहते हैं, यहाँ तो कुछ और लिखा, कॉइन्स लिखा। तो वो जान तो गए कि गड़बड़ हो गई है, लेकिन उन्होंने बच्चों से कहा कि नहीं, ये डिफिकल्ट वर्ड है, ये इसका स्पेशल यूज है, ये डिक्शनरी में कहीं दिया नहीं होता, ये मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ लो, ठीक है। मतलब किसी तरीके से ही सेव्ड हिज फेस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में उन्होंने अपना फेस मतलब बचा लिया कैसे न कैसे। बाद में फिर हम लोग कभी एक बार बैठे साथ में, तब वो अपनी एक कहानी बता रहे हैं। तो मतलब वही मुझे कल याद आ गया कि वो ट्रेस था और उसकी जगह ट्रेस लिख गया, मिसप्रिंट, मतलब टाइप करते समय हो गई गड़बड़ स्पेलिंग की। चलो, तो अब तुम्हारी आत्मा को मुझे लग रहा है तसल्ली मिल जाएगी, ठीक है, कल से चेप हो रहे थे।
अब मैं चलता हूँ, अब गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एसी वैसी सब फेल है, ऐसे में कोई काम नहीं कर रहा कुछ भी। तुम लोग अपना रिवीजन विजन करो और मैं भी निकलता हूँ, ठीक है। कल मिलेंगे और कल फाइनाइट वर्ब का लास्ट लाइव लेक्चर की क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।